मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से जीएस की श्रृंखला जो हमारा गुलाम वंश चल रहा था, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, आज उसी कड़ी में नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। हम लोगों ने गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को पढ़ चुके थे। आज उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे आज हम लोग गुलाम वंश कंप्लीट करें, उसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत करेंगे। तो हम लोगों ने इल्तुतमिश को पढ़ लिया था और इल्तुतमिश के बाद मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही ये घोषणा कर दिया था कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरी पुत्री रजिया बनेगी। ठीक, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो जो तुर्की अमीर थे उस तुर्की अमीरों ने रजिया के सौतेले भाई रुकनुद्दीन को दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया और शासक नियुक्त करने में शाह तुर्कान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने दिल्ली की जनता की सहायता से या सहयोग से दिल्ली की सुल्तान बनी। तो याद रखना है कि इसमें मैं लिख दे रहा हूँ कि रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके जुमे के दिन, जुमे के दिन जनता के पास या सामने आई। तो याद रखना है कि प्रश्न आ जाए कि लाल वस्त्र धारण करके किसने न्याय मांगा, तो रजिया सुल्तान ने। लाल वस्त्र ही क्यों पहना, तो इल्तुतमिश ने ये परंपरा चलाई थी कि यदि किसी व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए तो वो लाल वस्त्र धारण करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लाल वस्त्र पहनकर किसने न्याय की मांग की थी, तो रजिया सुल्तान ने। और जुमे का दिन था, शुक्रवार, लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्हीं जनता के बीचों बीच जाकर के कही कि आपके जो लोकप्रिय सुल्तान थे इल्तुतमिश, उसने मरने से पहले ये घोषणा की थी कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी रजिया बनेगी, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ। तो कहा जाता है कि दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान का सहयोग दिया और दिल्ली की जनता के सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की क्या बनी, सुल्तान बनी। तो जनता के सहयोग से सुल्तान बनने वाली पहली शासिका रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन को गिरफ्तार किया गया, अंधा कर दिया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो रजिया सुल्तान से मुख्य रूप से यही क्वेश्चन आता है कि हम भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान में एक बात और जानना है कि रजिया सुल्तान का विवाह भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से हुआ था। ठीक, तो याद रखना कि पूछे क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ, तो अल्तुनिया के साथ हुआ। अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर था, तो भटिंडा का गवर्नर था। इन दोनों की 1240 में कैथल, ये हरियाणा के पास है, कैथल नामक स्थान पर डाकुओं द्वारा क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक, तो याद रखना है कि प्रश्न आ जाए कि रजिया सुल्तान की हत्या कब की गई, तो 1240 में। किस स्थान पर की गई, तो कैथल। और किसके द्वारा, तो डाकुओं के द्वारा। तो रजिया सुल्तान में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, एक ही क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, तो बता दिया। अब इसके बाद केवल बता रहा हूँ, उसके बाद बलबन पाऊँगा। रजिया के बाद उसका भाई था बहराम शाह।
फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बहराम शाह ने एक ही काम किया था जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसने एक पद का गठन किया, एक पद का गठन जिसका नाम था नायब ए ममलिकात, नायब ए ममलिकात। ठीक, नायब ए ममलिकात या नायब ए ममालिक, नायब ए ममलिकात या नायब ए ममालिक नामक पद का गठन किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नायब ए ममालिक या नायब ए ममलिकात पद का गठन किसके द्वारा किया गया, तो बहराम शाह के द्वारा। और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति, नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति क्या था, एतगीन था। ठीक, एतगीन था, जिसकी सहायता से ही बहराम शाह क्या बना था, शासक। तो बहराम शाह के काल में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया कि नायब ए ममलिकात नामक पद का गठन किसने किया, तो बहराम शाह ने। और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, एतगीन। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद शासक बना। नासिरुद्दीन महमूद के काल में बलबन जो कि मुख्य पद पर रहा। तो नासिरुद्दीन महमूद के काल की भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीधा बलबन के बारे में। और बलबन जो कि मुग़ल काल का मध्यकालीन जो दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बलबन। ठीक है, तो हेडिंग है बलबन। बलबन के बारे में बताते हैं कि बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, जो नासिरुद्दीन महमूद के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। तो याद रखना है बलबन। ठीक, बलबन कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1265 से लेकर के 1287। ठीक, बलबन का वास्तविक नाम, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक, बहाउद्दीन। पहले इसके बारे में कुछ मुख्य बातें बताता हूँ, फिर तब लिखूंगा, क्योंकि अब कहानी समझ लोगे तो याद हो जाएगा। बलबन जो कि इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान चहलगामी का एक सदस्य था। तो जब ये सुल्तान बना, तो सुल्तान बनने के बाद इसने अपने आप को, ईरान का एक महान एक उच्च वंश था अफरासियाब, उस वंश का घोषित किया। तो प्रश्न आता है कि बलबन अपने आप को किस वंश का घोषित किया, तो अफरासियाब था। तो ये इल्बरी तुर्क, लेकिन इसने अपने आप को क्या घोषित किया, तो अफरासियाब वंश का। इसके बाद बलबन कहता है कि जब मैं गरीबों को देखता हूँ तो मेरी प्रत्येक नसें क्रोध से भर जाती हैं और मेरा मन करता है सबको कत्लेआम कर दूं। और बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई, तो बलबन ने। बलबन के बारे में आता है कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए सिजदा और पापोस नामक प्रथा की शुरुआत की। सिजदा जो कि मतलब सुल्तान को झुककर सलाम किया जाता है, और पापोस जो लेटकर पैरों को चूमा जाता है। तो सुल्तान की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बलबन ने यह परंपरा स्टार्ट की। और बलबन अपने आप को फर्रे इज़्दी या जिल्ले इलाही कहता है। जिल्ले इलाही का मतलब है ईश्वर का एक रूप, ईश्वर का प्रतिनिधि। फर्रे इज़्दी मतलब होता है दैवीय प्रकाश, अर्थात वो बताता है कि मैं ईश्वर का एक प्रतिनिधि हूँ, इसलिए जो मेरा आदेश वो मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का आदेश है। बलबन ने दो प्रमुख पद का गठन किया, एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज और एक गुप्तचर विभाग दीवाने बरीद। ठीक है, और
जो पुराने इक़्तिदार थे उनको पेंशन दे करके जो वृद्ध व्यक्ति थे उनको रिटायर कर दिया। तो कुछ मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं कि बलबन का असली नाम क्या था? बहाउद्दीन। इसकी उपाधि थी उलूग खान। उलूग खान किसके द्वारा दी गई थी? तो नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। ठीक। अच्छा, प्रश्न आता है कि बलबन अपने आप को किस वंश का घोषित करता है? था तो इल्बरी तुर्क। कौन सा तुर्क था? इल्बरी तुर्क था। लेकिन इसने अपने आप को ईरान के वंश अफरासियाब ठीक, इसने अपने आप को अफरासियाब वंश का घोषित किया। तो प्रश्न आ जाए कि बलबन किस वंश का था या किस अपने आप को किस वंश का घोषित किया? तो ईरान का एक उच्च वंश था अफरासियाब, उसी वंश का अपने को शासक घोषित किया। और बलबन के बारे में आता है कि बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही का अर्थ क्या है? ईश्वर का रूप या ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का रूप। और फर्रे इजदी ठीक, फर्रे इजदी अर्थात दैवीय प्रकाश। ठीक, दैवीय प्रकाश अर्थात प्रश्न आ जाए कि बलबन ने कौन सी अपने आप को क्या कहता था? तो जिल्ले इलाही और फर्रे इजदी। और जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो अकबर ने भी अपने आप को फर्रे इजदी और जिल्ले इलाही जैसी पदवियों से मतलब अपने आप को पदवी धारण किया था। तो जिल्ले इलाही किसको कहा गया? बलबन को। फर्रे इजदी भी अपने आप को कहता था। और बलबन तुर्कान चहलगामी क्या था? जो 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था। इसका बलबन सदस्य भी था। बलबन इसका क्या था? सदस्य था। बलबन प्रश्न आ जाए कि बलबन किस दल का सदस्य था? तुर्कान चहलगामी का। और इस दल को बलबन ने क्या किया? समाप्त कर दिया। दोबारा सुनना है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है कि तुर्कान चहलगामी पद किसने गठित किया? तो इल्तुतमिश ने गठित किया था। जबकि इस पद को समाप्त किसने किया? तो बलबन ने। बलबन को पता था कि ये ऐसा इतना ताकतवर समूह है कि जब तक इसे समाप्त नहीं किया जाएगा यह सुल्तानों को अपनी मर्जी से काम करने नहीं देंगे। इसलिए इसने अलग अलग तरीका अपना करके इनके प्रत्येक सदस्यों को धीरे धीरे मार करके इस दल को समाप्त कर दिया। फिर बताना है कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा या गरिमा को बढ़ाने के लिए 2 प्रथा चलाई। एक था सिजदा, दूसरा पाबोस। सिजदा और पाबोस। तो प्रश्न आ जाए कि सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो बलबन के द्वारा। सिजदा का अर्थ है झुककर सलाम करना और पाबोस का अर्थ है लेटकर पैरों को चूमना। क्यों किया? ताकि बताना चाहता था कि सुल्तान सबसे सर्वश्रेष्ठ है और उसके आदेशों का, उसके नियम कानूनों का सभी को पालन करना होगा। ठीक। बलबन के बारे में आता है कि बलबन के 2 पुत्र थे, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि बलबन के 2 पुत्र थे। तो पुत्र से हमें पहले से पढ़ लेना है कि बलबन ने
ठीक, बलबन ने सैन्य विभाग का गठन किया था, सैन्य विभाग का गठन, जिसका नाम क्या था, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। और एक गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग का गठन किया, जिसका नाम था दीवाने बरीद, दीवान ए बरीद। तो कभी प्रश्न आ जाए कि दीवाने बरीद क्या है, तो गुप्तचर विभाग है। दीवाने अर्ज क्या है, तो सैन्य विभाग है। इसकी स्थापना किसने की, इसका गठन किसने किया, तो बलबन ने किया। ठीक, बलबन के काल में आता है कि बलबन के दो मुख्य पुत्र थे। एक का नाम था मोहम्मद खान या लाल मोहम्मद, मोहम्मद खान, और एक का नाम था बुगरा खान। ठीक, इसके बारे में आता है कि इसके काल में, ठीक है, मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। तो इस जो पश्चिमोत्तर सीमा का देख रेख किसके जिम्मे था, मोहम्मद खान के जिम्मे में। लेकिन 1286 में तैमूर, जो कौन था, एक आक्रांता था, तैमूर ने आक्रमण किया। ठीक, तो याद रखना है कि 1286 में तैमूर ने आक्रमण किया, और इस आक्रमण के दौरान बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद खान मारा जाता है। और जब मोहम्मद खान मारा जाता है, जब यह सूचना बलबन को मिलती है, तो बलबन इतना ज़्यादा दुखी होता है, और कहा जाता है कि इसी दुख के वियोग से, या अपने पुत्र के दुख मरने के वियोग से 1287 में बलबन की भी मृत्यु हो गई। ठीक, 1287 में पुत्र वियोग के कारण बलबन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, बलबन की मृत्यु हो गई। ठीक, तो प्रश्न आ जाए कि बलबन की मृत्यु कब हुई, तो 1287 में। किस कारण से हुई, तो पुत्र वियोग के कारण। पुत्र का नाम क्या था, कौन सा पुत्र था, मोहम्मद खान। ठीक है, अच्छा, यहीं पर याद रखना है कि बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीति। तो प्रश्न आ जाए कि लौह और रक्त की नीति किसने प्रारंभ की थी, तो बलबन के द्वारा, या बलबन ने। ठीक, तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति प्रारंभ की थी। और जब इसका पुत्र मरा, मतलब कौन, मोहम्मद खान, तो मोहम्मद खान के मरने के बाद इसने लाल महल का निर्माण कराया था। और बलबन के मृत्यु के बाद इसका जो पौत्र था कैकुवाद, कैकुवाद कौन था, बलबन का पौत्र, बलबन का पौत्र, अर्थात मोहम्मद खान का बेटा था कैकुवाद। ये शासक बना, और इसने नायब ए मुमालिक, नायब ए मुमालिक पद पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नियुक्त किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नियुक्त किया। ठीक, तो प्रश्न आ जाए कि कैकुवाद के समय नायब ए मुमालिक पद पर कौन नियुक्त था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कहा जाता है कि कैकुवाद को लकवा मार गया, क्या, लकवा, और लकवा मारा, उसके कुछ समय बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। ठीक, तो हत्या किसने कर दिया, तो कैकुवाद की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। और कैकुवाद का पुत्र था क्यूमर्स, ठीक, जो क्या था, अल्पवयस्क, अल्पवयस्क पुत्र था। इसकी भी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक,
तो प्रश्न आ जाए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स था। क्यूमर्स किसका बेटा था, कैकुवात का। कैकुवात किसका बेटा था, मोहम्मद खान का। मोहम्मद खान किसका बेटा था, बलबन का। ठीक है, तो यहीं पर दो तीन बातें पढ़ लेते हैं कि मोहम्मद खान जो कि बलबन का बड़ा बेटा था, उसके शासनकाल में, मोहम्मद खान के शासनकाल में अमीर खुसरो, आपने सुना होगा अमीर खुसरो जिन्हें तोते हिंद कहा जाता है, किसके शासनकाल में थे, तो क्या नाम है, मोहम्मद खान के, मोहम्मद खान या मोहम्मद खान, इसके दरबार में कौन थे, तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो तोते हिंद, तोते हिंद। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो मोहम्मद खान के दरबार में थे। जब मोहम्मद खान की मृत्यु हुई तब ये किसके दरबार में आ गए, बलबन के। और अमीर खुसरो के बारे में आता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 7 सुल्तानों का काल देखा, या 7 सुल्तानों के दरबार में ये थे। और अमीर देहलवी ये भी इन्हीं के काल में थे, जिन्हें भारत का शादी कहा जाता, बस याद रखना है। और प्रश्न आ जाए कि कैकुवाद इसने किलोखरी, ठीक, महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से जो गुलाम वंश वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश, लोदी वंश। तो इस तरह से इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, नहीं, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और उसके बाद लोदी वंश। तो आज हम लोगों ने गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें तो ये ताकि ये कैसा लग रहा है, ताकि मैं और मेहनत करके और सुधार करके अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।